बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक यानी कि ई कॉपी और OMR शीट को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा आपके इल्म है कि साल 2023 से तमाम टीचर्स ही आपको इस हवाले से बता रहे थे कि अब सिंध के तमाम ही बोर्ड्स में एक न्यू फॉर्मेट कॉपी को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है जिसको हम ई कॉपी के नाम से जानते हैं। बहरहाल 2024 के शुरू में ही कुछ ऐसी वर्कशॉप टीचर्स के लिए रखी गई जिसमें उन्हें इस तरफ इशारा दिया गया कि अब से जो इम्तिहानात होने वाले हैं उसमें अब ई कॉपी को राइज किया जाएगा या ई कॉपी को इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल 2025 तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अब बाकायदा मैथ के पेपर में ई कॉपी का इस्तेमाल होगा। और मेरी ये वीडियो जो कि अपलोड के कुछ अरसे बाद स्टूडेंट देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि वीडियो आपके लिए भी उतनी ही कारआमद है जितनी ये इस साल के स्टूडेंट के लिए कारआमद है। इसी तरीके से सिंध बोर्ड के जो हमारे बाकी तलबा हैं उनके लिए भी वीडियो कारआमद रहेगी बिकॉज में जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा शुरू करते हैं सिलसिले को। सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना है कि ई कॉपी से मुराद क्या है, OMR से मुराद क्या है। तो बेटा सबसे पहले ये समझ लो कि ई कॉपी क्या है। तो ई कॉपी से मुराद हमारे पास एक डिजिटल कॉपी है जो कि एक्चुअली डिजिटल कॉपी नहीं होती बल्कि एक बाकायदा फिजिकल कॉपी होती है। बस किया ये जाता है कि इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने का मकसद ये है ताकि वो कंप्यूटर फॉर्मेट में आ जाए और फिर कंप्यूटर फॉर्मेट में लाने का मकसद ये है कि जो एग्जामिनर यानी कि जो चेकर है वो उसको ऑन स्क्रीन यानी कि अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या आईपैड वगैरह पे चेक कर सके। इसी कॉपी का एक हिस्सा होता है, इसको हम OMR शीट कहते हैं जिसको MCQs के लिए इस्तेमाल किया जाता है। OMR की जो एब्रीविएशन है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करते हैं। OMR शीट का सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि आप उसमें MCQs अटैम्प्ट करेंगे और बाकी जो कॉपी का हिस्सा है उसमें आप अपने सवालात के जवाब तहरीर करेंगे। अच्छा बेटा ये क्यों राइज किए जा रहे हैं, इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ आपके सामने आ रहे हैं ताकि चेकिंग के प्रोसेस को तेज़ किया जा सके। इसी तरीके से जो चेकिंग में एरर्स आते हैं उससे बचा जा सके और फिर जो चीटिंग वगैरह इम्तिहानात में होती है उसको रोका जा सके। ये जो एंड के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आगे वीडियो में कवर हो रहे होंगे कि इसको किस तरीके से अचीव किया जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि 2024 में वर्कशॉप की गई जिसमें बताया गया कि ई कॉपी वगैरह आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उस हवाले से मीडिया पे भी ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। जैसे आप दिसंबर 19 2024 का अखबारी तराश है जो कि आपके सामने रखा है, इसमें इन्होंने मेंशन ये किया था कि फ़िलहाल जो ई कॉपी हम राइज कर रहे हैं यानी बोर्ड के तौर पर तो वो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस होगी। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में वो पेपर बायोलॉजी और कंप्यूटर नहीं होता बल्कि मैथमेटिक्स आ जाता है। इससे हमें खुद कन्फ्यूजन हुई कि ये क्या हुआ। तो बेटा यहाँ पर ज़रा एक बात समझो कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी बेतहाशा है। तकरीबन 5 से 5.5 लाख तलबा मैट्रिक के हर साल कराची बोर्ड से अपेयर होते हैं। तो इनका निज़ाम चलाना कोई आसान बात नहीं होती। तो इस वजह से बोर्ड अपने एतबार से हर पहलू का जायज़ा लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है। बहरहाल अब रियाजी के पर्चे के हवाले से इनका फैसला हो चुका है तो आइए अब इसको समझ लेते हैं कि बोर्ड ने इसके हवाले से ई कॉपी भी जारी कर दी है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो उसकी लिंक है वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी, वहाँ से जाके भी आप क्लिक करके ई कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा बेटा सबसे पहले ई कॉपी का ये फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं कि कुछ QR कोड्स वगैरह लगे हुए हैं, इसी तरह के सीरियल नंबर लिखा हुआ है। आपने इंतहाई मोहतात रहना है कि इस पर किसी किस्म का पानी, इंक वगैरह ना गिरे और अगर हाथ में पसीना वगैरह आता है तो इसको आपने जो है वो ब्लर नहीं कर देना है हाथ फेर फेर के, तो इसका बड़ा आपने ख्याल करना है। और ऐसा क्यों करना है वो आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अब टाइटल पेज पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें लिखनी है, जिसमें क्लास आ जाएगी। अब अगर आप 9 क्लास के स्टूडेंट है तो आपको पता है कि आपकी क्लास बोर्ड के अतबार से क्या कहलाती है, SSC 1। तो SSC 1 आ जाएगा। फिर क्या करना है, ग्रुप मेंशन करना है, ग्रुप साइंस आ जाता है। तो होता ये कि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस लिख रहे होते हैं। तो मैट्रिक में आपका ग्रुप से साइंस होता है, फिर फर्स्ट ईयर में जाने के बाद आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस का हिस्सा होते हैं। 9 मैट्रिक में आप सिर्फ साइंस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तारीख आ जाएगी कि इस साल मैथ का पेपर जिस तारीख को हो रहा है वही तारीख मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा अब सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात है उसका टाइटल चेंज कर दिया गया, उसको सेकंड एनुअल कहा गया है। तो जब आप फर्स्ट एनुअल दे रहे होते हैं यानी कि जो रेगुलर एनुअल होते हैं तो आप एनुअल पे टिक लगाइए, साल मेंशन कीजिए 2025 है तो 25 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आप लिख देंगे मैथमेटिक्स या मैथ्स लिख दें या मैथ लिख दें, चल जाएगा। फिर दोबारा कह रहे हैं कि SSC पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, तो जाहिर है कि आप यहाँ पर पार्ट 1
लिख देंगे, यानी सिर्फ आई लिख देंगे तो काम बन जाएगा। फिर सेंटर का नाम आपको जाहिर सी बात है सेंटर में जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा, और मैथ का पेपर वैसे भी लास्ट है तो आप वहाँ पे सेंटर का नाम जो कि स्कूल या इदारे का नाम है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ये सब कुछ फिल करने के बाद अब बारी आ जाती है रोल नंबर की, और रोल नंबर को कैसे फिल करना है उसके हवाले से इन्होंने हिदायत भी दी है कि आपने बबल्स को किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से फिल नहीं करना है। बहरहाल फिल करने के लिए आपने क्या करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा पेंसिल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, और शीट को बड़े एहतियात से आपने फिल करना है। और ऐसा नहीं होगा कि आप शीट ख़राब कर दें और ख़राब करने के बाद आप उम्मीद रखेंगे आपको एक और शीट दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक मखसूस तादाद में ही जो इन्विजिलेटर है उसको शीट दी जाती है। तो आपने इस चीज़ का पूरा ख्याल करना है कि शीट ख़राब ना हो, जब भी आपको पूरी हिदायत वाज़ेह तौर पर समझाई जा रही हैं। अच्छा बेटा, अब जो रोल नंबर फिल करना है उसका तरीका क्या होगा ज़रा देख लें। अच्छा, जो रोल नंबर है क्लास 9 का वो 4 डिजिट का होता है, मैट्रिक का 6 डिजिट का होता है। अब 4 डिजिट का रोल नंबर कुछ ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, शुरू में जो 2 0 नज़र आ रहे हैं ये बोर्ड वाज़ेह कर देगा, सेंटर में आपको वाज़ेह कर दिया जाएगा कि आपने ये 2 0 लिखने हैं नहीं लिखने, वरना जो आपका 4 डिजिट का रोल नंबर है आपने लिख देना, ये मैंने ऐसे ही एक रैंडम सा रोल नंबर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आपने रोल नंबर लिख लिया, रोल नंबर के बाद आपने क्या करना है, उसके नीचे जो बबल्स हैं उसको फिल आउट करना है। अब ये आपने इसमें नहीं करना, क्या कि आपने एक ही कॉलम में सारे बबल्स जो ये नंबर हैं उसके एतबार से फिल कर दे, ये तरीका गलत होगा। क्यों? क्योंकि वाज़ेह तौर पे हिदायत ये है कि आप जब अपना रोल नंबर लिखेंगे फिगर में तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक कॉलम में एक ही जो बबल है उसको आपने फिल करना है, एक ही कॉलम के सारे फिल नहीं करने, ऊपर से नीचे आपने नंबर के मुताबिक क्या करना है, बबल को फिल करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर के एतबार से जो भी नंबर है उसे आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो हर कॉलम में सिर्फ एक बबल फिल किया जाएगा उस नंबर के मुताबिक जो कि ऊपर बॉक्स में मौजूद है। रोल नंबर फिल करने के बाद जो चीज़ें इन्होंने आपको समझाई हैं फिलिंग के हवाले से उसको भी ज़रा देख लें। तो फिलिंग के एतबार से किन पहलू का ख्याल करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फिल कर रहे हैं तो फिल करते वक्त बेटा ख्याल करना है कि ऐसे टिक का निशान ना लगा दें कि पता चल जाएगा चेकर को कि मैंने कौन से नंबर पे टिक लगाया है। ये तरीके से क्रॉस लगा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं करना। इसी तरीके से आप बहुत जल्दी में हैं, ठीक है। ये तो हमेशा ही होता है कि बच्चों से कहा जाए कि सबसे पहले टाइटल पेज फिल कीजिए, तो टाइटल पेज फिल करना उन्हें हमेशा एंड में याद आता है। तो एंड में जल्दी जल्दी में इस तरीके से पार्शियली यानी कि आपने नामुकम्मल तौर पे बबल को फिल किया, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। आपने क्या किया कि जो बबल है उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, कितना कूल लग रहा है, तो ऐसे कूल कारनामे नहीं कीजिएगा। इसी तरीके से प्लस का साइन बना दिया कि अरे वाह नंबर तो डिसअपेयर हो गया, सामने वाले को पता चल जाएगा, नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से माइनस का निशान डाल दिया। तो ये सारी फनकारियाँ नहीं करनी है, अपने फ़न का मुजाहरा हरगिज़ नहीं करना। जैसा समझाया गया है बताया गया है बिल्कुल उस तरीके से दुरुस्त अंदाज से आपने क्या करना है, बबल को फिल करना है, ठीक है। बबल मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपने फिल कर लेना है। बेटा रोल नंबर फिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, कॉपी के एंड में साइन है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, जो इन्विजिलेटर है आपके रूम में वो यहाँ पे साइन कर देगा, तो आपका टाइटल पेज हो गया मुकम्मल। जैसे आप टाइटल पेज के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ के नाम से जानते हैं, तो उसकी फिलिंग का अमल शुरू होगा। उसके हवाले से भी कुछ हिदायत हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं, मैं आपको तरतीबवार समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन इन बबल्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि पीछे आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। और क्या चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने यहाँ पे इमेज भी डाल दी है ताकि आपके समझने के लिए आसानी रहे। बेटा ना ही आपने पेंसिल यूज़ करनी है, ना ही जेल पेन यूज़ करना है, और ना ही मार्कर यूज़ करना है। इसी तरीके से जो वाइट हो या वाइटनर या करेक्शन फिलेट जो भी कहलाता है, ठीक है, इसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसी क्या वजूहत हैं वो आगे आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है वो ऊपर मौजूद है, यानी बॉल पेन यूज़ करना है, और क्या 4 चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी वो यहाँ आपके सामने मौजूद है। अब उसके बाद फर्दर आगे बढ़ जाएं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कभी देखो हर क्वेश्चन का क्या है, एक ही सही जवाब है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने हर रो से सिर्फ एक ही बबल को फिल करना है। जैसे मैंने दिखाया कि अगर आप पार्शियली फिल बबल करते हैं तो कंप्यूटर के नज़दीक वो आप मार्क नहीं समझा जाएगा, यानी आपने वो समझें कि MCQ अटैम्प्ट ही नहीं किया। क्योंकि बेटा कंप्यूटर के जज्बात तो होते नहीं है ना आप कंप्यूटर को समझाने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे, ना वो कोई इंसान है कि अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा और बोलेगा नहीं बच्चे को फेवर दे दिया जाए, तो ऐसा कंप्यूटर के मामले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप मुकम्मल तौर पर फिल करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, पार्शियल फिल करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने क्या किया, एक से ज़्यादा बबल फिल कर दिया या कट कर दिया,
तो अब जो क्या किया जाएगा, उस एमसीक्यू को इनकरेक्ट समझा जाएगा और इस इनकरेक्ट होने की तमाम तब जिम्मेदारी वो स्टूडेंट की है कि जिसने ऐसा क्यों किया। आप एक ही दफ़ा डिसाइड करेंगे कि आपने किस एमसीक्यू के किस ऑप्शन को मार्क करना है, डेट्स इट। आप 2 दफ़ा उसको मार्क नहीं कर सकते। तो यही असल में ऑब्जेक्टिव है चीटिंग को रिड्यूस करना, कि अगर आपको जो एमसीक्यू समझ में आ रहा है, डेट्स इट, आपने उसको मार्क कर दिया। अब बाद में चाहे आपका दोस्त आपको बताता रहे कि नहीं इसका ये करेक्ट आंसर था, वो था, अब जो हो गया ख़त्म कहानी। इस वक्त आखिरी बात सबसे अहम ये कि OMR शीट आपकी ई कॉपी का हिस्सा है, ठीक है। तो बड़े एहतियात से उसको फिल करना है, क्योंकि आपको कोई नई शीट नहीं दी जाएगी अगर आपने अपनी शीट ख़राब कर दी, ठीक है। इसके अलावा जो बबल फिल करना है उसका पैटर्न वही होगा जो कि आपको एमसीक्यू में समझाया गया कि उल्टे सीधे निशानात नहीं लगाने। इसी तरीके से मैंने आपको समझाया कि पहले आपको लगा कि मिसाल के तौर पे MCQ 5 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, देन आपको पता चला नहीं वो तो सी नहीं, वो तो डी था। आपने इस पर वाइटो फेरा और वाइटो फेरने के बाद आपने डी को मार्क कर दिया, तो कंप्यूटर खुद ही इसको रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। और इसी तरीके से जो बाकी निशानात जो उन्होंने बताए हैं वो भी यहाँ मेंशन कर दिए। तो ये 7 तरीक़ेकार में से कोई एक तरीक़ार भी यूज़ नहीं करना, बस सीधा साधा तरीक़ार ये है कि अपने बबल को आप फिल करें, तरीके से फिल कीजिए, ख़त्म कहानी। साथ में जो आपकी शीट है या कॉपी है उसके साथ ये कारनामे भी नहीं करने। क्या आप उसको फोल्ड कर दें, ठीक है, आपसे वो फट जाए, इसी तरीके से इंक गिर जाए या कुछ निशानात वगैरह आ जाएं, एस्ट्रे लाइन यानी अजीब व गरीब किस्म की आगे पीछे की लकीरें आप डाल दें। इसी तरीके से आपके हाथ में पसीना वगैरह आता है या पानी आपने पिया है तो आपने क्या किया, वो जो बबल फिल किया उसको आपने फैला देना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि बिल्कुल फ्लैट जगह पे रख के आपने क्या करना है, उसको फिल करना है। वजह उसकी ये है कि ये जो आपकी ई कॉपी या ई शीट की बात की जा रही है, तो जैसे ही आप इसको रिटर्न करेंगे तो इसने स्कैनर में जाना है। जैसे कि बोर्ड वालों ने अपनी वेबसाइट पे भी इसको बताया है कि ये आपकी ई शीट है और ये अब किस में जा रही है, स्कैनर में जा रही है, स्कैन होने। अब आप जानते ही हैं कि आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो फोटो कॉपी मशीन के लिए किस किस्म का पेपर चाहिए होता है, पेपर बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो आपने इसी तरीके से अपनी शीट का भी ख्याल करना है कि ये सारे कारनामे उस पर ना हो, वो बिल्कुल फ्लैट रहे ताकि वो स्कैन मशीन में अच्छे से आ सके। देन जब उसके बाद वो स्कैन हो जाएगी तो कंप्यूटर में वो इस तरीके से सामने आना शुरू हो जाएगी। जब वो कंप्यूटर में सामने आ जाएगी तो कंप्यूटर आपके ऑप्शन को डिटेक्ट करेगा, ना सिर्फ वो डिटेक्ट करेगा और बस 2 मिनटों में आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके OMR शीट में जो MCQs के आंसर हैं उसको असेस किया जाएगा और कंप्यूटर कितनी जल्दी ये सारा काम कर दिखाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन बी और सेक्शन सी की, ठीक है। आप जानते बेटा कि सेक्शन बी में आपने 6 सवाल करने होते हैं, 10 दिए जाते हैं, और सेक्शन सी में आपने 3 सवाल करने होते हैं, तो उसके लिए आपको 5 सवाल तक दिए जाते हैं। अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो तो इसमें 16 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो MCQ का हो गया, बाकी 15 क्वेश्चन सेक्शन बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ई कॉपी भी बिल्कुल इसी तरीके से तरतीब दी गई है कि जैसे आपके मैथ के पेपर में 16 सवाल आते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ई कॉपी में भी 16 सवाल की जगह दी गई है। क्वेश्चन 1 तो आपको पता है MCQ के लिए OMR है, तो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 16 तक एक खास मिकदार आपको जवाब देने के लिए दी गई है सफ़ात की सूरत में, तो आपने उसमें अपना क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। इसका मकसद ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने के लिए उसकी जगह मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी जगह मौजूद है। अच्छा, जो पेपर आपके सामने रखा जा रहा है यकीनन ये मॉडल पेपर है, ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है, ना इस साल यहाँ आना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है उसको यहाँ अटैम्प्ट करेंगे। अब जाहिर आपको 10 में से 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट ना करना हो, तो जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करना तो उस क्वेश्चन को जो स्पेस है वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे, वहाँ आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक जाएगा। वहाँ आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा, नहीं करना, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे आप क्वेश्चन नंबर 4 या 5 अटैम्प्ट करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर सवाल के लिए उसके जवाब की जगह मौजूद है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए उसकी जगह मौजूद है, उसको वहाँ अटैम्प्ट करना है। तो खुलासा कलाम ये निकला कि हर सवाल के लिए उसकी जगह मौजूद है जहाँ उसका जवाब तहरीर किया जाएगा। अगर चॉइस में कोई सवाल छोड़ा जा रहा है तो चॉइस में उस छोड़े जाने वाले सवाल की जगह भी ब्लैंक जाने दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगली बात यह है कि बेटा आपने जब कॉपी में लिखना है तो लिखने के हवाले से बोर्ड ने पूरी हिदायत दे दी हैं कि आपने क्या करना है, लाइनों के दरमियान रहते हुए लिखना है, लाइनों से बाहर नहीं लिखना है। अब लाइनों से बाहर लिखने का नुकसान क्या होगा, क्योंकि जो आपकी कॉपी है वो कॉपी कटर मशीन में जाएगी, उसमें कट किया जाएगा, तो इन्होंने बाकायदा मार्किंग रखे हुए ना कि कहाँ से कटिंग लाइन है, तो ये आपका आंसर तो कट हो जाएगा, और जब कट हो जाएगा तो कंप्यूटर स्क्रीन में मुकम्मल तौर पर आएगा नहीं। अब जब वो कंप्यूटर स्क्रीन में मुकम्मल तौर पे आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो आपने इस बात का खास ख्याल करना है कि आपने लाइनों में रहते हुए एक रेंज में अपने आंसर को तहरीर करना है। देन बेटा नेक्स्ट हेडिंग के हवाले से कि ई कॉपी में वैसे मैथ में तो मार्कर वगैरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ख्याल करना होता है कि मार्कर का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है। तो मार्कर के हवाले से भी ये कुछ चीज़ें हैं
कि आपने क्या करना है कि इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं डालना। हमारे बच्चियों को ज़्यादातर आदत होती है इस किस्म की हेडिंग्स डालने की, खूब सजा के लिखने की। तो यहाँ सजावट मायने नहीं रखती, आपका जवाब मायने रखता है, जिसको आपने यहाँ पे तहरीर करना है। बेटा सारी बातें आपको इसे समझाई जा रही हैं कि हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास एक मखसूस जगह है, तो हेडिंग्स वगैरह के चक्कर में आप स्पेस ज़ाया ना कर दें। अच्छा, इसके अलावा अगर इस सवाल के साथ सपोर्टिंग ग्राफ मौजूद है तो ग्राफ भी कॉपी का हिस्सा बनाया गया है, जहाँ पर आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देन फिर अब आप अपना पेपर मुकम्मल कर लेंगे और पेपर मुकम्मल करने के बाद अपनी कॉपी आप सबमिट करवा देंगे। जब आप कॉपी सबमिट करवा देंगे देन होगा ये कि आपकी कॉपी स्कैन की जाएगी। ठीक है, स्कैन करने के बाद उसको कट किया जाएगा और फिर कट करने के बाद आपके हर पेजेस को स्कैनर की मदद से स्कैन कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि आपकी कॉपी को एक PDF फॉर्मेट की शक्ल में लाया जाएगा। जिसके बाद शुरू होता है चेकिंग का मरहला। अच्छा, चेकिंग के हवाले से ये बात मैं बता दूं, जैसे रिवायती चेकिंग होती है कि एक पूरी कॉपी एक ही चेकर चेक करता है, तो ई कॉपी में ऐसा नहीं होता। ई कॉपी में होता ये है कि एक चेकर को 200 बच्चों की कॉपीज़ का सिर्फ एक ही सवाल चेक करने को दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे पेज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अब वो चेकर क्या करेगा, 200 बच्चों का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेगा। इसी तरीके से अगला चेकर क्या करेगा, 200 बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेगा। मतलब ये निकला कि अगर आपकी कॉपी में 16 सवाल आते हैं तो इसका मतलब है 16 चेकर आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे, जिससे होता ये है कि चेकिंग का जो मयार है वो बेहतर हो जाता है। इस हवाले से जो नाज़िम इम्तिहान हैं उनकी अपनी एक वीडियो है जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के पेज पे अपलोड की गई थी। आप खुद ही सुन लीजिए कि वो इस हवाले से क्या हिदायत दे रहे हैं। सवाल जो है टीचर को देते हैं किसी भी 100 बच्चों के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 वो हम एक टीचर को सेंड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किसी और को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 किसी और को करेंगे, MCQs किसी और को करेंगे। यानी इस तरीके से होती है, हार्ड कापी नहीं जाती। बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ई चेकिंग किस तरीके से होती है। तो एग्जामिनर या चेकर होता है, तो उसका एक वेब पोर्टल पे पेज होता है, उसकी आईडी होती है, वो अपनी आईडी को लॉगिन करता है। तो उसको बता दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपको 50 सवालात चेक करने के लिए दिए गए। ठीक है, और वो जो सवालात दिए गए हैं तो वो उसको यहाँ पे देख लेता है कि भाई किस क्लास के हैं, सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया है, उसका पार्ट क्या है और कितने सवालात उसे चेक करने के लिए दिए गए। तो इस तरीके से उसके पास सवालात आ जाते हैं और फिर जब वो क्लिक करेगा तो जैसे ये इन्होंने बोर्ड ने दिखाया है एक आंसर का पेज, तो ये सैंपल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। ये पेज उसके सामने आ रहा होगा चेक करने के लिए और फिर उसके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, वो सेलेक्ट करेगा क्वेश्चन नंबर। रूब्रिक का मतलब ये है कि वो बताएगा कि आपका सवाल कंप्लीट सही है, पार्शियल सही है या आपने बिल्कुल गलत लिखा है। ठीक है, तो इसके अतबार से आपको मार्क्स क्वेश्चन में दिए जाते हैं। कमेंट्स का ऑप्शन इसलिए होता है कि कभी कभार चेकर को हिदायत जारी की जाती है कि अगर वो किसी आंसर में बच्चे को 0 मार्क्स दें तो उसकी वजह लिख दें ताकि आसानी रहे। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, आपके क्वेश्चन को मार्क कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपकी कॉपी चेक की जाती है। ठीक है, तो हर चेकर को जैसे मैंने आपको बताया कि मखसूस कोई क्वेश्चन चेक करने के लिए दिया जाएगा, पूरी कॉपी एक चेकर चेक नहीं करता। और आपने नाज़िम इम्तिहानात की तरफ से भी जारी बयान को यकीनन सुन भी लिया है और समझ भी लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अख्ताम पर आपको ई कॉपी के तमाम ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे कि किस तरह OMR शीट के इस्तेमाल के सबब आप MCQs के आंसर को एक ही दफ़ा ही मार्क करेंगे, इसको दोबारा मार्क नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से चीटिंग का पहलू यकीनन कम हो जाएगा। और आपको बेटा इसी तरीके से बताया गया कि हर सवाल का जवाब देने के लिए ख़ास जगह आपको दी गई है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आधा सवाल करें, आप ये नहीं कर सकते कि उस जवाब को दूसरे पेज की तरफ ले जाएं, आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने वो जवाब लिखा और पता चला आपके दोस्त ने गलत कर दिया था, आप माजरत के साथ अगर आप उसकी चीटिंग कर रहे थे तो अब आप कैंसिल करके उस जवाब को दोबारा अटेम्प्ट कर सकें, तब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इससे चीटिंग यकीनन एग्ज़ाम टाइमिंग के दौरान मिनिमाइज ज़रूर होगी। और आखिरी पहलू ये है कि जब एक टीचर ने एक ही सवाल को चेक करना है तो एक ही सवाल चेक करने की वजह से उसकी एक्यूरेसी में यकीनन इजाफा होगा। तो यूं चेकिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। OMR शीट तो वैसे ही कंप्यूटर के जरिए ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी। तो ये वो तमाम ऑब्जेक्टिव हैं जो कि ई कॉपी के जरिए अचीव किए जा रहे हैं। अब बेटा वीडियो का सबसे अहम हिस्सा आ जाता है जिसमें आपको एक सैम्पल कॉपी दिखाई जाएगी। ये सैम्पल कॉपी फेडरल बोर्ड से ली गई है। गो कि ये कॉपी 9 क्लास मैथमेटिक्स की नहीं है, मैट्रिक की है, लेकिन इस कॉपी को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि किस तरीके से कॉपी की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए तो आप उसको समझ सकें, स्पेस का किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए आप उसको समझ सकें, किस तरीके से आंसर को अटैम्प्ट करना है, तो ये सारे पहलू आपके सामने आ सकें।
ये जो सैम्पल कॉपी है ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं कि फेडरल बोर्ड हर साल जो उनके टॉपर्स होते हैं उन बच्चों की कॉपी को अपलोड करते हैं। बहरहाल 9 की इस साल तलाशी गई, इस साल उनके सिस्टम में अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से मैट्रिक की कॉपी आपके लिए सामने रखी जा रही है। तो बेटा ये सैम्पल कॉपी के कुछ पेजेस हैं जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को अटैम्प्ट किया, उसमें आंसर वगैरह तहरीर किए। तो ये पेजेस आपके सामने तेजी से डिस्प्ले होंगे, आप पॉज करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और किस तरीके से इन्होंने जवाब अटैम्प्ट किए हैं। अगर पेज मुकम्मल हो गया तो कैसे कॉलम बना के उसको अरेंज किया गया, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कभी कभार देखिए क्वेश्चन आसानी से भी आ जाता है, कभी कभार कंजेस्टेड करके भी करना पड़ता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए और आप घर में भी एक रफ सी कॉपी लेके या फुल स्केप शीट में प्रैक्टिस कीजिए कबल इसके कि आप इम्तिहान में जाके डायरेक्ट ही कॉपी को अटैम्प्ट करने लगें। तो बेहतर ये है कि आप घर में भी कुछ जवाबात वगैरह, आपका स्कूल का क्वेश्चन पेपर हो या अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं वहाँ के क्वेश्चन पेपर हो, उसको दोबारा री अटैम्प्ट करके ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, ये देखें ये थ्योरम्स वगैरह हैं और यहाँ तक जो है वो सेक्शन बी ख़त्म हो गया यानी शॉर्ट। और फिर ये लॉन्ग की बारी आ जाती है। लॉन्ग में आपको पता है 2 पेजेस होते हैं, तो लॉन्ग में पेज 1 और पेज 2 के एतबार से ये आंसर अटैम्प्ट किए गए हैं। देन फर्दर ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो इस तरीके से ये इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा। बेटा वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो में जो कुछ समझाया गया है ये तमाम बातें आपके दोस्त के लिए भी समझना ज़रूरी है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।